हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 एंड 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। यूनिट 10 के कुछ एक टॉपिक बचते हैं, बाकी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लगभग हमारे डिस्कस हो गए हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की फंडामेंटल राइट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, आर्टिकल 12-35, ठीक है। आर्टिकल 12-35 जो है वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12-35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऐसे फंडामेंटल राइट से जो कि ह्यूमन राइट होते हैं और हर एक सिटीजन को दिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया का सिटीजन होगा तो उसको आप सारे ही फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, ठीक है। जो जैसे कि आपका राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, ये सब राइट्स है। जैसे 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट होते क्या है। तो फंडामेंटल राइट एक बेसिक ह्यूमन राइट होते हैं जो कि इंशाइन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि गारंटी देते हैं सभी सिटीजन को कि आपको सारे ही फंडामेंटल, जितने भी फंडामेंटल राइट है वो बिना किसी भेदभाव के आप जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है, हर एक पर्सन को, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, मतलब यदि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का हनन होता है या किसी को भी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में जाकर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट एंड 32 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, रिट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इसे फंडामेंटल राइट कहते क्यों हैं। तो ये इन राइट को हम इसलिए फंडामेंटल राइट कहते हैं बिकॉज की 2 रीजन है। फर्स्ट है दे आर इनशाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी दम, एंड सेकेंड है दे आर जस्टिफिएबल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। इन केस यदि वायलेशन होती है तो आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट। हम बात करें आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को एक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें आता है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। एंड सेकंड बोला है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट, पहले यूनियन फिर स्टेट और फिर आता है हमारा लोकल अथॉरिटी। स्टेट में आगे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। थर्ड है आपका ऑल लोकल अथॉरिटी। ऑल लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है? म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, सेकंड पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये सब जो है स्टेट की डेफिनेशन में आता है। अब कुछ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी होती है, जैसे कि सांविधिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण कहते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के क्या कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वैधानिक प्राधिकरण के क्या कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एंड आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। एंड फिर आता है आपका नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के एग्जाम्पल क्या है, आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अदर अथॉरिटी जो दिया गया है, इसका क्या मतलब है। हम जानते हैं कि यूनियन क्या है, हम जानते हैं कि स्टेट क्या है, ठीक है। अब अदर अथॉरिटी में क्या कुछ मेंशन किया गया है, इसमें बोला है कि आर्टिकल 12 की जब हम बात करें तो अदर अथॉरिटी में जो कि मेंशन की गई है आर्टिकल 12 में, इसका मतलब है ऑल सच अथॉरिटीज दैट लाई विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, और कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू इट्स एक्ट और अमेंडमेंट के दौरान, ठीक है। तो हम उसको ऑल अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। एक केस है उज्जैन वन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 1961 का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आर्टिकल 12 बाइंड द लिस्ट ऑफ अथॉरिटी जो कि फॉल होती है, फॉलिंग विद द डेफिनेशन ऑफ विद इन द डेफिनेशन बाय रेफरिंग द अदर अथॉरिटीज, ठीक है, और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, और विच कैन नॉट बी रीड ऑफ और एज द सेम काइंड आइदर द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। ये सब जो है हमारा अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि जिन्हें जो है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे आपकी सरकार या विधानमंडल या स्थानीय अधिकारियों के साथ जो है एक ही तरह के रूप में जो है वो नहीं पढ़ा जा सकता।
ठीक है। लोकल अथॉरिटीज में बोला कि सारी ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, जो कि कंट्रोल की जाती है विद इन द टेरिटरी और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। अब एक और केस है आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1979 का केस है। यहाँ पर 5 पॉइंट मेंशन किए गए थे जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा, जो कि हमें ये कहते हैं अंडरस्टैंड इफ द बॉडी, यदि बोला है ना कि बॉडी ऑफ अथॉरिटी मतलब कोई कम्युनिटी और बॉडी क्या आता है कि कभी कभी स्टेट की डेफिनेशन में, तो बोला है कि बॉडी वर्ड का क्या मतलब है, तो बॉडी इन यूज एन इंस्ट्रूमेंटल टू बी कॉल्ड एज अ स्टेट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 12 और नॉट, ठीक है। तो बोला है कि बॉडी को हम कहते हैं कैन बी कॉल्ड अ स्टेट, ठीक है, एंटायर जहां पर शेयर कैपिटल जो है वो शेयर की जाती है हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड बोला है कि सच अदर अथॉरिटीज हैव अ गवर्नमेंटल फंक्शन और करेक्टर, ठीक है, जिसमें बोला है कि कोई भी ऐसे अन्य अथॉरिटीज जिनके पास जो है वो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग का एक मतलब उनके पास पावर होती है गवर्नमेंट को फंक्शन करने की, ठीक है, फंक्शनल करेक्टर जिसे कहते हैं। और फिर बोला है थर्ड में बोला एब्सोल्यूट जहां पर कंट्रोल होता है किसी अथॉरिटी का विद द गवर्नमेंट, ठीक है, लाइव विद द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जहां पर बोला है कि ऐसी एब्सोल्यूट कंट्रोल जहां पर अथॉरिटी का कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। फिर फोर्थ में बोला है कि सच अथॉरिटी, ठीक है, विच हैव एन एलिमेंट ऑफ कमांड और अथॉरिटी, कि ऐसा प्राधिकरण जिसके पास आदेश और अधिकार का एक तत्व है। आर्टिकल 13 के बारे में हम जानते हैं, आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 13 में ये बोला गया है सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पर बोला है कि पोस्ट ऐसे लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, जो बनाए गए थे, मतलब ऐसे लॉ बनाए गए थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वो जो है वो आ, कि किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करते हैं तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बोला कि अदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद जितने भी लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसे लॉ बनाए ही नहीं जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट को के इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो हम उन ऐसे लॉ को बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 13 की जब हम बात करते हैं, एक गार्डियन है ऑफ दिस राइट जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, क्लॉज 1 जो ये कहता है आर्टिकल एम्फेसाइज दैट इनकंसिस्टेंट एग्जिस्टिंग लॉ बिकमिंग वॉइड, कि ऐसे लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब पहले के भी बनाए या बाद में भी कोई लॉ बनाया है जो कि इनकंसिस्टेंट है एट प्रेजेंट के लॉ में, तो हम उसको क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है वाज इंटरप्रेटेड फर्स्ट इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एडजुडिकेटिंग, यहाँ पे बोला कि सबसे पहले आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लेने की थी कि जहां हम बात करते हैं कि यदि कोई भी ऐसा लॉ है, ठीक है, कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, जो भले ही पहले बना है वो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट, तो हम उसको क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। एक केस है केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का 1951 का, यहाँ पर ये केस जो है वो 7 जज बेंच के द्वारा हर्ड किया गया था, अपील एक सुनी थी जिसमें पिटिशनर ने प्रोसिक्यूटेड अंडर द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट के कारण, ठीक है, यहाँ पे लेवल है 7 जजेस के बेंच के द्वारा जो है डिसाइड किया गया था। और यहाँ पर जो अपील करता याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई की गई थी, और यहाँ पर ये बोला था कि ये जो पार्ट ऑफ अपील है वो पोस्ट इफ द आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन could declare all inconsistent with the fundamental right to be void। यहाँ पर बोला है कि यदि कोई भी लॉ जो है वो कोई भी लॉ यदि वो डिक्लेयर होता है ऑल लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, यदि कोई भी लॉ वो इनकंसिस्टेंट होता है फंडामेंटल राइट के साथ, तो हम क्या कर देंगे उसको टू बी वॉइड, और इफ दे हैड नेवर बीन पास्ड, और मतलब यदि ऐसा लॉ है जो कि एग्जिस्टिंग मतलब पहले का बना हुआ है, ठीक है, तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और यदि कोई लॉ भविष्य में आप बनाने चाह रहे हो तो ऐसा कोई लॉ बनाओगे ही नहीं, और यदि बनाया जाता है पास किया जाता है तो वो शुरू से ही क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, ठीक है। और ठीक है, और आर्टिकल 13 सब प्लस 2 में ये कहा है डू नॉन सिटीजन हैव एक्सेस, आर्टिकल 13 सब प्लस 2, क्या गैर नागरिक के पास जो है वो आर्टिकल 13 सब प्लस 2 तक पहुंच होती है, तो यहाँ पर बोला है कि आर्टिकल 13 सब प्लस 2 सब
आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि स्टेट मस्ट नॉट मेक एनी लॉ। यहाँ पर बोला है कि स्टेट इस तरह का लॉ बनाएगा ही नहीं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है। और कोई भी ऐसा लॉ जो है वो बनाया ही नहीं जाएगा, ड्राफ्ट ही नहीं किया जाएगा, बनाया ही नहीं जाएगा जो कि फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से वायलेट करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई थी। केस भी है एक, ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर वर्सेस श्री अंबिका मिल्स का। यहाँ पर वन ऑफ द मैनी केसेस जो थे वो सुने गए थे जब हमने आर्टिकल 13 की यहाँ पर बात करी थी। तो यहाँ पर बोला है फॉर सम कॉन्टेक्स्ट इन 1961 में स्टेट ऑफ गुजरात हैड एनेक्टेड द बॉम्बे वेलफेयर फंड, ठीक है। और मतलब स्टेट ऑफ गुजरात ने बॉम्बे वेलफेयर फंड जो है वो बनाया, इनेक्ट किया था, ठीक है, फॉलोइंग bifurcation the state of Mumbai in May 1961. और do the personal law fall under the ambit of Article 13 सब क्लॉज 2। यहाँ पे बोला है क्या पर्सनल लॉ जो है वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के दायरे में आते हैं। तो यहाँ बोला है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए इंक्लूड करता है कि एनी लॉ जो कि इंक्लूडिंग द ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाय लॉ हो या रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेजेस हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि इंडिया की टेरिटरी में या फोर्स ऑफ लॉ में है, ठीक है। यहाँ पर लॉ को ही नहीं बल्कि फोर्स ऑफ लॉ के बारे में भी कहा गया था। और इन नटशेल क्लॉज इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये क्लॉज जो है वो नॉट किसी भी तरह का एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अपने आप में संपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये कंटेन करता है ऑल दोज लॉ जो कि वायलेट करें यदि फंडामेंटल राइट को, तब हम उसको वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज 2 में ये बोला है कि ये इंक्लूड करता है कि यदि लॉ पास हो जाए, यदि ऐसा लॉ पास किया गया है और मेड बाय द लेजिस्लेचर है और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा मेड किया जाता है, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि बनाया गया है एंड नॉट प्रीवियसली रिपीट, ठीक है, और पहले निरस्त जो है वो नहीं किए गए थे, इट मीन्स कि जो सेम एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि डिफाइन किए गए हैं हमारे आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये ट्रिपल तलाक का भी एक केस था, ठीक है, यहाँ पर बोला गया था, ठीक है, ये शायरा बानो का केस 2017 का केस है जिसे हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छे से आप इस केस के बारे में जानते होंगे। लेकिन जब हम हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को थोड़ा सा समझेंगे, जिसको हम ट्रिपल तलाक जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द इंक्लूजन ऑफ अ पर्सनल लॉ। जब हमने बात करी कि क्या पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 के दायरे में आते हैं या नहीं, तब इसकी वाला केस जो है वो हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर बोला है कि बट द कोर्ट बिलीव दैट द सिंस शरीयत लॉ एज अ स्टैट्यूटरी लॉ कोडिफाइड किया गया है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और यहाँ पर उन्हें मुस्लिम्स को राइट दिया गया है कि यदि आप प्रोनाउंस करते हो ट्रिपल तलाक और डाइवोर्स लेते हो तो वो आर्बिट्ररी है और अनरीजनेबल, ठीक है। तो इसलिए जो आर्टिकल 13 है में पर्सनल लॉ को शामिल करने का एक अवसर यहाँ पर मिला था, ठीक है। फिर बोला है जस्टिस फली नरीमन एंड जे ललित वर ऑफ ओपिनियन दैट द 1937 एक्ट, ठीक है, इसमें बोला था कि द एक्सप्रेशन लॉ इन फोर्स अंडर द आर्टिकल 13 सब क्लास 3 सब क्लास बी के बारे में इसमें ये कहा था कि ये भी इसके दायरे में आता है, ठीक है। आर्टिकल मतलब ये जो न्यायमूर्ति फली नरीमन एंड मूर्ति जे ललित राय की ललित जी की एक राय थी कि जो हमारा 1937 का जो एक्ट है मुस्लिम का, ठीक है, तो वो भी हमारे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज बी के दायरे में आता है। इसलिए ट्रिपल तलाक कानून को संविधान, भारतीय संविधान के साथ जो है वो असंगत घोषित किया गया है, इनकंसिस्टेंट घोषित किया गया है। और जस्टिस नरीमन ऑल्सो डाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ नरसुआ जजमेंट, द ड्रॉ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लॉ, टू काइंड ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बहुत सारी जजमेंट। 2018 की एक जजमेंट है जिसमें इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक
केस है जिसमें जजमेंट दिया गया था, जिसे हम सबरीमाला केस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस केस में डील किया गया था विद द सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया, कोर्ट इन दिस केस सेड द इंडिविजुअल इज एट द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें ये कहा था कि एक कि व्यक्ति जो है वो संविधान, भारतीय संविधान के केंद्र में है, और जहां तक किसी कानून ने व्यक्ति को प्रभावित किया है, इस ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत जो वो आता है। इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 और ए के अनुसार बोला है लॉ इंक्लूड करता है सारे के सारे कस्टम को, यूसेजेस को, और वुड हैव द फोर्स ऑफ लॉ को, ठीक है, और जिसमें कानून का बल। जब हम बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी, मतलब ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकती जो कि फंडामेंटल राइट के को इनकंसिस्टेंट या फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो ऐसा लॉ जो है वो बनाएगी ही नहीं पार्लियामेंट। और यदि ऐसा होता है कि यदि कोई ऐसी अमेंडमेंट करी जाती है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में, तो बोला आर्टिकल 368 गिव द पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट को बाय द स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। एक और केस है गोलकनाथ एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। यहाँ पर कोर्ट ने डील किया था कि वेदर द एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ अंडर आर्टिकल 368 कैन नलीफाई द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वेदर द पार्लियामेंट के पास क्या पावर है अमेंड करने की पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इन ऑर्डिनरी इस केस में जो है वो 6 जजेस की बेंच, 6 to 7 जजेस की बेंच ने, मेजोरिटी बेंच ने हेल्ड किया था कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो सामान्य कानून के समान विशेषताओं को शामिल करती है, ठीक है। तो देयरफॉर ये कवर होती है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज ए में, ठीक है। और यहाँ पर कवर किया गया है लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को, ठीक है। कमिंग टू पिक्चर और स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, यहाँ पर ये बोला है कि जो राज्य है, स्टेट है, वो ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता हो या इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो यही कुछ था। और एक और केस है जहां पर वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट को फर्दर चैलेंज किया था केशवानंद भारती केस में, ठीक है। 1973 का केस है, स्टेट ऑफ केरला का। यहाँ पर मेजोरिटी जजेस 7-6 ने ओवर रूल किया था गोलकनाथ केस को। यहाँ पर बोला था कि ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि पावर है अमेंड करने की प्रायर टू 24th अमेंडमेंट, ठीक है, आर्टिकल 368 में। और इट फर्दर ऑब्जर्व, यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि जो अमेंडमेंट है जस्ट मेड द एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटरी, कि जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, घोषणात्मक, डिक्लेरेटरी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। और जो टर्म अमेंडमेंट है एज पर द जो संविधान, जो शब्द संशोधन, ये बताता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट सर्वाइव विद द बेसिक फीचर। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक फीचर से रिलेटेड, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बेसिक फीचर का क्या मतलब है, जस्टिस सिकरी ने ये बताया है कि इसका मतलब नॉन एग्जॉस्टिव है, कि जो बेसिक फीचर हम या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में या बेसिक फीचर के बारे में हम जब बात करते हैं तो नॉन एग्जॉस्टिव है, इसमें बहुत कुछ आता है। बस ये बोला है कि यदि आप कोई भी लॉ बनाओगे वो बेसिक फीचर को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो वायलेट ना करता हो, यदि करता है तो वो वाइड होगा और हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। द मीनिंग क्या है आर्टिकल 13 का हमने डिस्कस किया। तो ये बोला है कि यदि आप कोई भी लॉ बना रहे, कोई भी ऐसा लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है या आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, या तो बोला कि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई लॉ बन गया था और यदि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या इनकंसिस्टेंट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको वाइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और यदि आफ्टर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो पार्लियामेंट को ऐसे पावर ही नहीं है कि वो ऐसे लॉ को बनाए जो कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।